Hello dear students and learners. My name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start fluid dynamics. Okay? तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फ्लूइड काइनेमेटिक्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो अगर फ्लूइड डायनेमिक्स की बात की जाए तो डैट इज क्या होगी, स्टडी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मोशन with the consideration of basic cause of motion, that is force। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में फ्लूइड पार्टिकल मोशन की बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करेंगे कि ये मोशन किस वजह से आया होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग फोर्सेस के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास कौन कौन से फोर्सेस होंगे और किस कारण से वो चीज़ क्या कर रही होगी, फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, हम लोग जनरल इक्वेशन का यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी फ्लूइड जिस फोर्स से मोशन कर रहा होगा वो फोर्स उसका कौन सा होगा, इनर्शिया फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन फ्लूइड के केस में इनर्शिया फोर्स जो होता है वो किन किन फोर्सेस के कारण आएगा। जैसे कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस फ्लूइड का एक्सेलरेशन निकालेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम लोग कहेंगे कि इसी इनर्शियल फोर्स यानी F बराबर ma फोर्स से वो चीज़ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। लेकिन फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास ये फोर्सेस अकेला नहीं होगा, ये बहुत सारे फोर्सेस का समेशन होगा। जैसे देखो कोई भी फ्लूइड फ्लो कब करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो देखो अगर कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, डैट इज कि कहीं ना कहीं उस फ्लूइड के पास प्रेशर फोर्स होगा। अब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका वेट होगा ना कुछ, तो जो वेट है उसको हम लोग कौन सा फोर्सेस कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। डैट इज कि देखो अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता होगा तो उसके पास कौन कौन से फोर्सेस होंगे, Fp मतलब प्रेशर फोर्स होगा, क्योंकि बिना प्रेशर डिफरेंस के कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज और कौन सा फोर्स होगा, फ्लूइड है तो उसका वेट होगा और उसके कारण जो फोर्स आएगा उसको हम Fg लिख रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी फोर्स होगा उसके पास, या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है तो उसके पास विस्कोसिटी भी होगी, और विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स आता है इसको हम लिख रहे हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, फ्लूइड है, अब वो फ्लूइड लैमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है, जो भी हो, फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि उसमें कुछ टर्बुलेंसी जैसी चीज़ है, तो उसके पास कौन सा फोर्स है, टर्बुलेंट फोर्स है। ठीक है, साथ ही साथ फ्लूइड कंप्रेसिव हो, इनकम्प्रेसिव हो, तो उसके पास जो फोर्स आएगा उसकी वजह से उसको हम लोग कह रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स, या फिर इसी को आप इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी के कारण। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दीज आर दी मेजर फोर्सेस, ये मेजर फोर्सेस हैं जो उनके पास होते हैं, जिनके इफेक्ट आपको दिखते हैं। एक और फोर्स है जिसको हम सरफेस टेंशन फोर्स कहेंगे, लेकिन ये फोर्स जो है इसका इफेक्ट बहुत मेजर नहीं होता, इसे इसको माइनर फोर्स कहते हैं। ये क्या है आपका, सरफेस टेंशन फोर्स, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये मेरा माइनर फोर्स है। तो डैट इज कि कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसके पास ये सारे फोर्सेस होंगे, और इन सारे फोर्सेस का समेशन जो होगा वही आपको क्या देगा,
इनर्शिया फोर्स देगा। और यही आपका क्या है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखिए फ्लूइड फ्लो के लिए बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोगों के पास, जिसमें यूलर्स इक्वेशन है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन है। यूलर्स जो आया कहाँ से आया, तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बहुत सिंपल है। ये कहता ये है कि इनर्शिया फोर्स जो होता है, अब ये इनर्शिया फोर्स क्या है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है यही आपका इनर्शिया फोर्स है, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स जो होता है, न्यूटन साहब ने इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने कहा कि ये इनर्शियल फोर्स जो होगा वो समेशन ऑफ प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस प्लस टर्बुलेंट प्लस कंप्रेसिव या इलास्टिक फोर्स प्लस सरफेस टेंशन फोर्स के समेशन के बराबर होगा। हेयर ये यहाँ तक 5 मेजर फोर्सेस है और ये माइनर फोर्सेस है। तो किसी किसी जगह पर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग सरफेस टेंशन को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो नहीं लिखने का मतलब है कि उन्होंने पहले ही माइनर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया, बट मैं आपको एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है जो किसी टाइप का भी फ्लो हो उसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद न्यूटन साहब के ही इक्वेशन को रेनॉल्ड्स साहब ने देखा और रेनॉल्ड्स साहब ने अपना रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन दिया या इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो दिया। और इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन, क्या माना उन्होंने कहा कि नेग्लेक्ट FC एंड FS, यानी कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से इन्होंने कहा कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को एंड सरफेस टेंशन फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो जब आप इन दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा वो कौन सा होगा, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस प्लस टर्बुलेंट फोर्स, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन या फ्लूइड फ्लो इक्वेशन क्या था, तो आप ये बताएंगे। थर्ड वन इज, इसके बाद नेवियर साहब ने इक्वेशन को लिया, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंगली अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम लोगों को, इन्होंने क्या किया था, नेवियर साहब ने नेग्लेक्ट किया था किसको, कंप्रेसिव फोर्स को, टर्बुलेंट फोर्स को एंड सरफेस टेंशन फोर्स को। नेवियर स्टोक्स साहब ने डेट इज के अपना अजम्पशन माना कि इनका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, उनमें टर्बुलेंसी जैसी कुछ नहीं होगी, सरफेस टेंशन का इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा वो क्या बचेगा, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस। देखिए अब यहाँ से बहुत छोटा सा ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है। डायरेक्टली देखिए आप, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहीं भी लगाओगे वैलिड होगा, यानी कि ये रियल फ्लूइड का मोशन है, जैसा भी कंडीशन हो सबके लिए वैलिड होगा। रेनॉल्ड्स साहब का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वैलिड है, लेकिन किसके लिए, तो कहीं ना कहीं FT दिख रहा है यहाँ पर फालतू है। डेट इज कि आप कह सकते हो कि टर्बुलेंट फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है वो रेनॉल्ड्स का है, ठीक है। लेकिन अगर नेवियर की बात करोगे तो नेवियर ने किसको कंसीडर किया है, विस्कस को। डेट इज कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इज वैलिड फॉर विस्कस फ्लूइड। और अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किस टाइप के फ्लूइड के लिए दिया गया है। सिमिलरली यहीं से बस इसी के बाद यूलर साहब आए और यूलर साहब ने कहा कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन दिया और इन्होंने कहा कि हम मान के चलेंगे कि मेरे को नेग्लेक्ट कर देना है। इन्होंने यूलर साहब ने नेग्लेक्ट कर दिया। कौन कौन से फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया, उन्होंने
नेग्लेक्ट किया कंप्रेसिव फोर्स को, सरफेस टेंशन फोर्स को, टर्बुलेंट फोर्स को, विस्कस फोर्स को। इन चारों फोर्सेस को क्या कहा यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में कि इन चारों फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे। दैट इज इसीलिए जब भी आप यूलर्स इक्वेशन को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है, अजम्पशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन। तो अजम्पशन में क्या बोला जाता है कि मान के चलो कि फ्लूइड कैसा है, स्टेडी है, दूसरा इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मानने का मतलब एफसी नहीं है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेसिबिलिटी वाली फोर्स है ही नहीं उसके पास, ठीक है। सरफेस टेंशन इफेक्ट नहीं है, स्टेडी है मतलब टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, ठीक है, इरोटेशनल है, नॉन विस्कस है, ये सब उसके अजम्पशन है। तो बेसिकली यूलर्स इक्वेशन में अगर इन चार फोर्सेस को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा केवल कि सर इनर्शियल फोर्स बराबर प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी अकॉर्डिंग टू यूलर ने कहा कि वो सब छोड़िए, सबको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो डैट इज जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा वो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। और हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इसी को स्टडी करना है। लेकिन देखो हम डायरेक्ट ना लिख करके मैंने बताया कि वो इक्वेशन कैसे लाया गया। हम लोग स्टडी किसको करेंगे, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो हम लोग यूलर्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, पहले यूलर्स इक्वेशन को समझेंगे, फिर यूलर्स इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन निकालेंगे, और उस बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं उसका देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है कौन सा इक्वेशन किसके लिए दिया गया। तो देखो ये टर्बुलेंट फ्लूइड के लिए है, जबकि ये विस्कस फ्लूइड के लिए है, और ये क्या हो गया, केवल प्रेशर और केवल ग्रेविटी, सारी चीजें नेग्लेक्ट कर चुके हैं। दैट इज आइडियल फ्लूइड फ्लो का मोशन है यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, डिटेल में बात करेंगे यूलर्स इक्वेशन पे। तो देखिए अब हम लोग हेडिंग देंगे यूलर्स इक्वेशन, कि यूलर्स इक्वेशन क्या है, और इसी को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। क्लियर, देखिए तो हम लोग हेडिंग देंगे यूलर्स इक्वेशन। तो देखिए यूलर्स इक्वेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे कि अजम्पशन क्या थे यूलर्स इक्वेशन के। यानी यूलर साहब ने जो अपने इक्वेशन दिया तो इसके लिए कुछ अजम्पशंस माने कि इनका फ्लूइड कैसा कैसा होगा। तो सबसे पहला अजम्पशन था कि फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। दूसरा, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, दैट इज की बीटा 0। तीसरा, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस कहिए, इन विस्कस कहिए, दैट इज की विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है, दैट इज की ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 0 आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंड फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द अजम्पशन मेड बाय यूलर, ठीक है। तो यूलर के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो स्टेडी फ्लो माना, इनकम्प्रेसिबल माना, नॉन विस्कस माना, इरोटेशन माना, तो मतलब ये है कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया है, आइडियल फ्लूइड मान लिया है। सारे रियल के कंडीशंस को हम लोगों ने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो तो यूलर के हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बचेगा कि इनर्शिया फोर्स बराबर प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स, सारे को तो हमने निगलेक्ट कर दिया था, तो केवल ये बचा। तो यूलर्स इक्वेशन क्या कहता है कि इनर्शिया फोर्स इज द समेशन ऑफ प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। अगर अब इसको हम लोगों को स्टडी करना है तो देखिए उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको स्टडी कराते हैं कि देखिए कैसे करेंगे। सपोज दैट मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट माना
जो इस तरीके से फ्लो कर रहा था, सपोज दैट, ठीक है। ये जो है ये इसकी लंबाई है ds, एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है ds लेंथ का, ठीक है। और ये डेटम है, तो डेटम से फर्स्ट एंड जो है इसकी ऊंचाई हम z1 अगर मान ले, और यहाँ से इसकी दूरी कितना मान ले रहे हैं, सपोज दैट ये दूरी हम मान लेते हैं z2, ठीक है। और फिलहाल के लिए हमने क्या माना कि इस एलिमेंट पर जो प्रेशर इधर से लग रहा है वो P, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है dA, तो PdA फोर्स लगेगा। और इधर से जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, P प्लस dP इंटू DA। अब देखो इस एलिमेंट पर क्या असर पड़ रहा है हम इसकी बात करेंगे। और सपोज दैट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक है। तो देखो सारे फोर्सेस को अगर निगलेक्ट करेंगे तो प्रेशर फोर्स एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, क्योंकि देखो क्या है, जिधर भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो उसको मैटर नहीं करता। सपोज दैट इधर से फ्लूइड फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो फ्लूइड को पीछे से जो प्रेशर लग रहा था वो P प्लस dP dA लग रहा था। ये एलिमेंट अपने आगे वाले को धक्का मारेगा, लेकिन ये एलिमेंट अपने आगे वाले को कितने फोर्स से धक्का मार रहा है इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अप्रोच है यूलर अप्रोच। और यूलर अप्रोच क्या कहता है, मेरे कन्फाइंड रीजन या मेरे सिस्टम पर क्या हो रहा है ये देखना है। तो मेरे सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, ये जब अपने आगे वाले को धक्का मारेगा जिस फोर्स से उतने फोर्स से वो उसको पीछे की तरफ मारेगा, इसीलिए इसका डायरेक्शन इधर दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी फ्लूइड इसके अंदर फील्ड होगा, जो भी फ्लूइड इसके अंदर फील्ड होगा उसका कुछ वजन होगा, वेट, और वो वेट हमेशा किधर लगेगा, mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, प्रेशर फोर्स को तो हमने दिखा दिया, ग्रेविटी को भी दिखाना है, तो इसके लिए एक अलग से छोटा सा डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए सपोज दैट, चीज को समझिएगा, ये जो वेज्ड है इसको मैंने लिख दिया, यही आपका क्या है ds, ठीक है। ये है z1, ये है z2, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे z2 माइनस z1, या ऐसा करते हैं इसको dz लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज की ये जो दूरी है ये कितनी है, ये है dz, यहां पर एंगल है थीटा, ठीक है। अब आप देखो वेट जो है इस तरीके से mg यहाँ एक्ट कर रहा है, तो वेट का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर और एक कंपोनेंट आएगा इस पर, ये होगा एक कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ थीटा है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। देखो तो वेट जो है उसका mg cos थीटा जो है वो पाइप बैलेंस कर देगा, क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं करता तो फ्लूइड इधर भी फ्लो करता, लेकिन जो mg sin थीटा है इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो सेम डायरेक्शन देखो तो प्रेशर फोर्स मिल रहा है, ग्रेविटी फोर्स मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहीं से अगर थीटा देखें तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, dz बाई ds, dz बाई ds, ठीक है। ये हमने माना। अब हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू यूलर्स इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यूज को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्यों ना हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखें, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और dv उसको दोनों ही साइड ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई कर दें, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन देखिए ds बाई dt डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, दैट इज कि v dv अपॉन ds, यानी कि कहीं ना कहीं हम एक्सेलरेशन को v dv अपॉन ds पुट कर सकते हैं। पहली चीज एक तो याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहीं से देखिए, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास जो होता है उसको लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है।
डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रहने देते हैं। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ds इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया dA, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे ds इंटू dA, यानी कि मास को हम लोग ऐसे पुट अप करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर प्लस ग्रेविटी का जोड़ेंगे तो इनर्शिया फोर्स के बराबर होगा। तो प्रेशर फोर्स को हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं, P इंटू dA, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसको माइनस रखेंगे, P प्लस dP इंटू dA, ठीक है। और mg साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। PdA से PdA कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा, माइनस dP इंटू dA माइनस m को क्या लिख देंगे, देखो m को हम लोग लिख सकते हैं रो ds इंटू dA इंटू g इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू dz बाई ds, dz बाई ds विच इज इक्वल टू m इंटू a, m को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ds इंटू dA, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम लोग यहां से पुट कर देते हैं v dv बाई ds, ds कैंसिल, ds कैंसिल, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर भी dA है, यहां पर भी dA है, यहां पर भी dA है, तीनों को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा माइनस dP माइनस रो g इंटू dz, ठीक है, विच इज इक्वल टू रो इंटू v इंटू dv, ठीक है। ऐसा करते हैं, सबको एक साइड भेज देते हैं, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज की dP प्लस रो v dv प्लस रो g dz बराबर 0, ठीक है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई रो कर दे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई रो, अगर हम डिवाइडिंग ईच टर्म बाई रो कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, dP बाई रो प्लस v dv प्लस g dz इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नोन एज, इसको इक्वेशन ए कह देते हैं, एंड इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, आपको यहां से क्या पता चला कि यूलर्स इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि यूलर्स इक्वेशन पहचानिए, यूलर्स इक्वेशन कौन है, तो ये जो इक्वेशन ए दिख रहा है, यही इक्वेशन आपका कौन सा इक्वेशन है, यूलर्स इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को ले करके अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो जो हम लोगों का इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कहलाएगा बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, क्योंकि यूलर्स इक्वेशन से ही हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए, ठीक है। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिलेगा, P बाई रो प्लस v स्क्वायर बाई 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज known as बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब लेकिन देखिए ध्यान से, यहां पर जो हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन निकाला है ये क्या बता रहा है, तो देखो यहां पर जितने भी टर्म्स हमने लिखे हैं
ये है या ये है या ये है, तो देखो इस चीज को ध्यान से देखो। GZ क्या है, इस चीज को अगर देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी बटा मास है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी इज mgz, लेकिन m नहीं है, डेट इज m से डिवाइड किया है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी बाई मास है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। यहां पर v²/2 है लेकिन m नहीं है, डेट इज m से डिवाइड किया गया है। ये क्या है? दिस इज द प्रेशर एनर्जी, दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। डेट इज क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या है? ये बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास है। ठीक है, इट मीन्स दैट, और देखो यही आपका जनरलाइज्ड बर्नौली इक्वेशन है। यही आपका कौन सा इक्वेशन है? यही आपका है जनरलाइज्ड बर्नौलीज इक्वेशन, यानी एक्चुअल इक्वेशन जो है वो यही है, और इसी को ही हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन में। डेट इज यहां से क्या पता चला, यहां से ध्यान से देखो, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चला कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग अगर प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का समेशन करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, एंड दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर कभी मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि नाउ राइट डाउन बर्नौलीज इक्वेशन in terms of energy per unit weight। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे? पर यूनिट मास ऑलरेडी है, g से मल्टीप्लाई कर दोगे मास में, तो मास इंटू mg क्या होता है? वेट हो जाता है। इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दोगे? g से डिवाइड कर दो, v²/2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है वो एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म्स में लिखा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर किसी भी टर्म का यूनिट अगर निकालेंगे तो ईच टर्म इज इन मीटर। ठीक है, डेट इज कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये आपको क्या है? ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेड। ये क्या है आपका? बर्नौलीज इक्वेशन है, और किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ हेड के टर्म्स में है। दैट इज कि इसमें जो भी एनर्जी वाली टर्म आप देख रहे हो वो आपको एनर्जी को मीटर के टर्म्स में बता रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, यूनिट हमेशा क्या मिलेगा? मीटर मिलेगा। यहां भी जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर एक कॉलम है, जैसे एक बोतल है सपोज दैट, और इसमें आपने कहा सर कि 0.5 मीटर पानी भरा है, तो उस 0.5 मीटर तक भरने पर उस पानी के पास कितनी एनर्जी एक्वायर होगी? हम हेड के टर्म्स में अगर बोलें तो हम कहेंगे कि 5 मीटर के बराबर एनर्जी है। डेट इज कि हम एनर्जी को किसके टर्म्स में बता रहे हैं? मीटर के टर्म्स में बता रहे हैं। डेट इज कि इन टर्म्स ऑफ हेड के टर्म्स में बता रहे हैं। तो ये इक्वेशन एनर्जी पर यूनिट मास है, ये इक्वेशन एनर्जी पर यूनिट वेट कहो या पर यूनिट वेट कहो या फिर इन टर्म्स ऑफ हेड कहो। ठीक है, और यहीं से कुछ चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इसलिए याद रखनी क्योंकि आपको काम देगा। आपको यहीं से कुछ टर्म है जिनको बताया जाता है। जैसे पहला टर्म आपने देखा यहाँ पर P/ρg लिखा हुआ है, इसी को आप P/ओमेगा यानी स्पेसिफिक वेट भी लिख सकते हैं, और ये चीज क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, या फिर इसी को हम लोग स्टैटिक हेड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म देखो v²/2g, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक हेड या फिर डायनेमिक हेड
या फिर काइनेटिक एनर्जी हेड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को आप वेलोसिटी हेड भी कह सकते हो, यानी हेड ड्यू टू वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा टर्म दिस इज जेड, इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप पोटेंशियल हेड कह सकते हो, यानी हेड ड्यू टू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल हेड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटम हेड, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटम हेड, एंड the summation of pressure head and datum head is known as piezometric head। यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि piezometric head क्या होता है, आप बताइए, तो आप हमेशा उसको कैसे डिनोट करेंगे, P by rho G plus Z से डिनोट करेंगे piezometric head, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहीं से अगर आपसे जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, देन यू हैव टू से दैट फॉर अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम एनर्जी एट अ पॉइंट is always constant, total energy at a point is always constant, that is the summation of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass is always constant, ठीक है। ये है आपका क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग ऐसा करें तो आपको एनर्जी क्या मिलेगी, तीनों एनर्जी का समेशन हमेशा क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ठीक है। एक और चीज इसको याद रखो, हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि आप बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख करके दिखाइए। दैट इज कि अब जो बर्नौलीज इक्वेशन आपको लिखना है उसमें न्यूमरेटर में एनर्जी होना चाहिए और उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ होना चाहिए। तो जब भी आपसे कहा जाए कि बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, इसीलिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो तो देखो अगर सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है तो हमेशा करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया इन टर्म्स ऑफ हेड या एनर्जी पर यूनिट वेट या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको ध्यान से इस चीज को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो होगा P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखो चक्कर क्या है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है ना, याद रखो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, अगर इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, इसीलिए देखो यहाँ डेंसिटी लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेंसिटी, दैट इज कि यहाँ पर हो जाएगा रो जी जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आपने ये लिखा है तो इन बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। और पर यूनिट हेड के टर्म्स में क्या होता है, कौन सा हेड क्या कहलाता है, ये समझ में आया। अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये बहुत ही एलिमेंट्री इक्वेशन है और बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रीवियसली आपके गेट के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और भी पेपर हैं जिनमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा बात और करेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बर्नौलीज का, केवल हम उसी को छोड़ दे रहे हैं, दैट इज कि बर्नौलीज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कांस्टेंट होने का मतलब ये है, सपोज दैट हम एक फ्लूइड फ्लो सिस्टम बना दे रहे हैं अपने मर्जी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म डाया का ही बनाए। सपोज दैट मैंने कहा ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। तो बर्नौलीज साहब ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग इन तीनों एनर्जी पर यूनिट मास का सम करें तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल, यानी कि कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को समझो,
देखना यहाँ पर अगर हम मान लो हॉरिजेंटल मान के चल रहे हैं, जितना यहाँ पर Z1 मान के चल रहे हैं उतना ही Z1 यहाँ पर भी मान के चल रहे हैं, मतलब डेटम से सेम हाइट मान के चल रहे हैं, सपोज दैट हर जगह पर, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट 1 पर जो प्रेशर मिलेगा वो P1 मिलेगा, पॉइंट 2 पर प्रेशर P2 मिलेगा, पॉइंट 3 पर प्रेशर P3 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट 1 पर पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो हेड होगा वो Z1 होगा, यहाँ पर भी हेड Z1 है, यहाँ पर भी हेड Z1 है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर वेलोसिटी V1 होगी तो यहाँ V2 होगी तो यहाँ पर V3 होगी। और आप ध्यान से देखो V2 जो होगा V1 से बड़ा होगा और V3 V2 से बड़ा होगा, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एरिया डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अब लेकिन एक चीज़ को समझो, सपोज दैट मैंने 1 पॉइंट पर, इस चीज़ को समझना, मैंने 1 पॉइंट पे कहा कि प्रेशर एनर्जी का जो हेड है वो 10 मीटर है, प्रेशर एनर्जी का हेड 10 मीटर है सपोज दैट। काइनेटिक एनर्जी का हेड जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। एंड Z यानी पोटेंशियल एनर्जी का हेड जो है वो आपको 7 मीटर है। और इन तीनों का समेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को आता है 25 मीटर। यानी कि कहीं पर भी इन तीनों एनर्जी का सम करेंगे तो हम लोगों को जो एनर्जी आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए, डैट इज कि टोटल सम हमेशा 25 ही आना चाहिए। अब आप चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पर Z नहीं बदला है 2 पॉइंट पर, यानी कि Z 7 ही है, यहाँ पर भी Z 7 ही है। पॉइंट 2 पर अगर हम बात करें तो Z नहीं बदला है और टोटल सम 25 ही आना चाहिए, लेकिन हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ गया होगा क्योंकि एरिया इसका डिक्रीज कर गया है। तो वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ा और सपोज दैट हमने माना कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ के 10 मीटर हो गया, तो 10 और 7 कितना हो गया, 17, बचा कितना, 8, यानी कि प्रेशर एनर्जी जो है वो 8 मीटर हो गई होगी। डैट इज कि प्रेशर यहाँ पर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ गए तो पता चला वेलोसिटी और बढ़ गया है, 12 मीटर हो गया है, तो प्रेशर और घट जाएगा और प्रेशर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। इससे क्या समझ में आया, इसीलिए बोला जाता है अक्सर कि अगर कोई पाइप है फ्लो कर रहा है और अगर उस हॉरिजेंटल पाइप है, डेटम सेम है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, या वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। कैसे घट रहा है समझ में आया, वो वाला फंडा मत लगा लेना कि सर प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर केवल और केवल प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर फ्लो नहीं है, इसीलिए P बराबर F अपॉन A लगा देते हो, क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन है, डैट इज कि लिफ्ट है, रैम है, इन सब में ये लगा सकते हो। लेकिन जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास केवल प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, साथ ही साथ जमीन से कुछ ऊंचाई, डैट इज कि उसकी क्या होगी, डेटम होगी, यानी उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। इसीलिए जब भी कोई फ्लूइड फ्लो सिस्टम हो तो ये कभी मत सोचना कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नहीं। एरिया जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, और A2 A1 से बड़ा, A1 सबसे बड़ा है, फिर A2 है, फिर A3 है, सबसे कम एरिया यहाँ पर है, इसलिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर उससे कम है, यहाँ सबसे कम है, ठीक है। प्रेशर सबसे मिनिमम यहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या समझ में आया, जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो सिस्टम हो और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करता हो और हॉरिजेंटल है, मतलब Z नहीं बदल रहा है, तो उसमें एरिया जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वेलोसिटी वैसे वैसे बढ़ेगा, डैट इज कि उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन प्रेशर एनर्जी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। और ये कैसे पता चला, तो ये पता चला है बर्नौलीज इक्वेशन से। क्लियर है। तो इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन, तो आप कहिएगा कि द सम इन अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं कि फॉर
एन स्टीडी इनकम्प्रेसिबल, इसको लिखे देते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? तो आप कहेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन states that in a steady incompressible and irrotational flow, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass is always constant. Per unit mass is always constant, ठीक है। तो देखिए, अक्सर पहली चीज तो याद रखिए, बर्नौलीज इक्वेशन कहां से निकाला हमने? तो यूलर के इक्वेशन से निकाला है। तो पहले ही समझ जाओ, जो अजम्पशन यूलर का था वही अजम्पशन किसका है? बर्नौली का है। इसी वजह से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ फ्लो? देन द आंसर इज बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल फ्लो। मान लो हो सकता है नॉन विस्कस भी लिखे तो वही चीज तो है, जब इररोटेशनल लिख ही रहे हैं तो मतलब नॉन विस्कस ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको बर्नौलीज इक्वेशन क्या है पता चला। एंड दूसरी चीज नोट में एक याद रखोगे, क्या याद रखना है कि यूलर्स इक्वेशन जो है वो किस चीज का इक्वेशन था? तो यूलर्स इक्वेशन इज अ फोर्स इक्वेशन। लेकिन अगर कोई पूछे कि बर्नौलीज इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, तो बर्नौलीज इक्वेशन इज अ एनर्जी इक्वेशन। और ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कहा कि हर पॉइंट पर एनर्जी क्या मिलेगा? रोटेशनल फ्लो, द सम ऑफ प्रेशर इज पोटेंशियल एनर्जी, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट इन फ्लूइड फ्लो सिस्टम। दैट इज कि कहीं पर भी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इसीलिए आप क्या कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो नोन एज, बर्नौलीज के बारे में, कि इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसीलिए इस इक्वेशन को आप एनर्जी कंजर्वेशन का भी इक्वेशन कह सकते हो। तो देखो, यूलर्स इक्वेशन क्या है ये समझ में आया। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन को कितने टाइप से लिख सकते हैं, कौन सा हेड क्या कहलाता है, और कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगा और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, बर्नौलीज के हिसाब से समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने लिखा कि कांस्टेंट है, तो अब इसके लिए देखो, मेरे को पता चला कि हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो बेसिकली आइडियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस को हमने निग्लेक्ट कर दिया है। ये तभी होगा जब आइडियल फ्लूइड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो सिस्टम, अगर मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया, एक पाइप लिया, ठीक है, और इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं 1 and 2 2, 1 1 2 2, ठीक है। तो सपोज दैट हम कहेंगे कि सर P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 मस्ट बी इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर टोटल निकालेंगे दोनों बराबर होगा, लेकिन ये कब वैल्यूड होगा? जब आइडियल फ्लूइड फ्लो ले रहे हैं, ठीक है। एंड सपोज दैट ये लेंथ इस लेंथ के लिए, यानी कि पॉइंट 1 पर जो एनर्जी था वो एनर्जी लेकर के 2 पर पहुंच गया, आइडियल माना था तो कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि फॉर
किसकी बात करें? रियल फ्लूइड की। अगर रियल फ्लूइड होता तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ जितनी एनर्जी लेकर के आ रहा है यहाँ पर भी वही एनर्जी लेके पहुँचता? डेट इज कि 1 से 2 तक पहुँचने के दौरान इसमें क्या होता? एनर्जी में लॉस होता, जिसको हम हेड लॉस कहेंगे। तो अगर रियल फ्लूइड होता तो हम ये कहते हैं कि P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 जो है ये बराबर होगा, लेकिन कब होगा? देखिए P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2 प्लस हेड लॉस। ठीक है, यहां पर लॉस इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड मान के चल रहे हैं, डेट इज लॉसेस वर्सेस है ही नहीं, विस्कोसिटी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन यहां पर हेड लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, और अभी देखेंगे आप तो आपको बता दें 2019 के गेट का क्वेश्चन यही था। आप देखेंगे हेड लॉस निकालना था तो P1/ρg प्लस, और रियल फ्लूइड कंडीशन दे रहा था तो V1²/2g प्लस Z1, और ये पूरा उठा करके इधर ले आइए माइनस P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2 विच इज इक्वल टू हेड लॉस। तो अगर आपको रियल फ्लूइड कंडीशन दे, हेड लॉस पूछा जाए, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रियल फ्लूइड होगा तो हेड लॉस को कंसीडर करेंगे, और अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो हेड लॉस को लिखने की जरूरत नहीं है। आइडियल फ्लूइड लिख दे तो बेहतर है, नहीं लिखे तो अजम्पशन दे देगा कि फ्लूइड कैसा है, स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है, नॉन विस्कस है, ये सारे आपको अजम्पशन दे दिए जाएंगे। तो दीज आर दी अजम्पशंस मेड बाय दी यूलर्स एंड बर्नौली, वहीं से निकला है, इसलिए उसी को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे आप देखेंगे तो गेट में काफ़ी बार क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है बर्नौलीज इक्वेशन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं कि बताइए कि क्या होता है, कैसे है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, आपके गेट के पेपर में आ चुका है वो क्वेश्चन। गेट 2015 का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, कैसे इसको लिखना है, वो आप लोग देख लीजिएगा। गेट 2015 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को कहता है कि वाटर है जिसकी डेंसिटी कितनी ली गई है, 1000 kg/m³ है, गेट 2015। ठीक है, फिर ये कहता है एक वेंचुरीमीटर से पास कर रहा है, फ्लो थ्रूज अ वेंचुरीमीटर विद इनलेट डायमीटर 80 सेंटीमीटर। देखिए एक वेंचुरीमीटर बना दिया है उसने, सपोज दैट, इस तरीके से। यही है आपका इनलेट, और इनलेट डाया इज 80 mm। ठीक है, एंड द थ्रोट डायामीटर इज, यही है आपका थ्रोट, एंड थ्रोट डायामीटर इज 40 mm। अब ये कहता है कि द इनलेट एंड थ्रोट गेज प्रेशर आर मेजर्ड। देखिए इनलेट पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, और ये प्रेशर कितना मेजर कर रहा है, P1 पर, यानी अगर इसको हम 0.1 कहें और इसको 0.2 कहें तो P1 इज इक्वल टू 400 किलो पास्कल। और यहाँ पर भी एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, और ये प्रेशर गेज P2 को मेजर कर रहा है, और कितना है तो P2 दे रहा है 130 किलो पास्कल, 130 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। अब ये कहता है अज्यूम द वेंचुरीमीटर टू बी हॉरिजेंटल। देखिए जैसे ही उसने कहा कि वेंचुरीमीटर कैसा है, हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल का मतलब हो गया कि Z1 Z2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जितना यहाँ डेटम है उतना डेटम यहाँ भी है। ठीक है, एंड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल लॉसेस फाइंड द इनलेट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब सिंपल सा फंडा है आपको
कि आपसे यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो v1 है, यहाँ v2 है और आपको v1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर तुमको v1 निकालना है तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हो। 1 और 2 के बीच में आप क्या लिखोगे, p1 बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस z1 इज इक्वल टू p2 बाई रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस z2। लेकिन अब ध्यान से देखो, जितना z1 है उतना z2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब आप देखो रो आपको पता है, g का वैल्यू आप 9.81 कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप दोनों जगह से g लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, P1 क्वेश्चन में दे रहा है किलो पास्कल में है, इसको किस में पुट करना, पास्कल में, तभी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, यहाँ पर P2 पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है, केवल V1 और V2 नहीं पता है। अब V1 V2 में से अगर हम V2 निकाल लेंगे तो इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में तो V1 निकल जाएगा। तो सिंपल फंडा देखो, याद रखो, फ्लूइड अगर फ्रिक्शन लेस है मतलब कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है कि डिस्चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट होने का मतलब डिस्चार्ज होगा A1 V1 बराबर A2 V2 और एरिया होगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर एंड V1 बराबर पाई बाई 4 D2 स्क्वायर V2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 V2 में से एक टर्म को निकाल लेंगे तो पाई बाई 4 कैंसिल आउट कर दिया। D1 आपको पता है, क्यों ना हम V2 को V1 के टर्म्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप वैल्यू रख दो। D1 कितना दिया हुआ है, D1 देखो दोनों ही mm में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो D1 है 80 इंटू 80 लिख दिया हमने, इंटू V1 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 इंटू V2। तो अगर हम देखें 2 टाइम्स 2 टाइम्स यानी कि V2 बराबर कितना आएगा, 4V1। V2 बराबर आ गया 4V1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कह दो और इसको उठाओ और पुट इन इक्वेशन 1 रख दो। अब देखो इसमें जहाँ पर V2 है वहाँ पर अगर हम 4V1 रख दें, सारा वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। और इसमें आपको V1 जो है यही इनलेट वेलोसिटी है, और इनलेट वेलोसिटी V1 है वो कितना आना चाहिए, 6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। गेट 2015 का क्वेश्चन है, सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर इस क्वेश्चन में इनलेट वेलोसिटी ना पूछ के थ्रोट पूछता तो हम क्या करते, हम V1 को V2 के टर्म्स में निकाल लेते तो V2 निकल जाता। मान लीजिए वो भी नहीं पूछता, आपसे कहता कि आप डिस्चार्ज निकालो Q, तो देखो वही चीज करते, या तो V1 निकालते या V2 निकालते, और जब V1 V2 निकल जाता तो या तो A1 V1 से डिस्चार्ज निकाल लेते या A2 V2 से डिस्चार्ज निकाल लेते। तो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्चार्ज कहेगा, वेलोसिटी कहेगा, कोई भी एक पैरामीटर गायब कर देगा और अब वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको गेट के क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, आप उसको करेंगे, क्योंकि फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो इसमें देखेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, यानी बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि वेलोसिटी मेजर करने के लिए और डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गुड बाय।